हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग इंग्लिश और फिजिक्स का लेक्चर देख चुके होंगे, तो मैं आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरली जो है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें ज़्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ये होता है कि इसमें डिजीज के नाम पूछता है, हॉस्पिटल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हॉस्पिटल सिंबल्स होते हैं, इन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं वही लोग इन क्वेश्चंस को जानते हैं, लेकिन यूपी सीनेट में इसे रखा गया है, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कोई भी इसका आंसर दे सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। फिजिक्स और इंग्लिश के मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियो, उसे देखते रहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट्स द स्किन। हमें एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज बतानी है जो स्किन को अफेक्ट करती हो, और उसके सिम्टम क्या होने चाहिए? स्किन को रेड कर देती हो, स्केली पैचेस बनते हो और सिल्वरी स्केल्स बनते हो। सिल्वरी स्केल्स का मतलब स्केल जो होती है उसको लाइनिंग बनने को कहते हैं स्केल्स। तो सिल्वरी स्केल्स का मतलब चांदी कलर के यानी कि सिल्वर कलर के स्केल्स स्किन पर बनते हैं। ये एक स्पेसिफाइड सिम्टम है और यही हमें बताएगा कि कौन सा आंसर हमारा होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको चारों जो डिजीज होंगी उनके सिम्टम और उनके काजिंग एजेंट्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है आपको कि उसके सिम्टम क्या होते हैं, उनके काजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है कि कुछ आप सोचेंगे या कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं डिजीज से रिलेटेड करवाऊंगा या नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वो एक तरीके से याद करना है, बार बार रिपीट करके देखना है, सुनना है उसे, और बार एक कॉपी में अगर आप लिख सकते हैं तो लिख के उसे बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे कि इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 डिजीज के नाम दिए हैं। तो अगर आपको इन 4 डिजीज के बारे में नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लगा सकते। इसमें कोई सोचने वाला ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास कि आप 1 घंटे बैठ के सोचेंगे कि हाँ ये मुझे आ जाएगा। नहीं आएगा आपको। इसलिए आपको याद करने का ही एक ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड कराऊंगा आपको जैसा बताया है वैसे करना है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है सोरियासिस, दूसरा कह रहा है ल्यूपस, तीसरा कह रहा है रूमेटाइड आर्थराइटिस, चौथा कह रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर देखें तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। एक चीज और, इन चारों में से जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों के चारों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये भी आपको याद करना है। तो हमें इससे नहीं पता चलेगा कि इसमें हो सकता है कि कोई ऐसी डिजीज हो जो ऑटो इम्यून ना हो, तो हमारा आंसर वो नहीं होगा। हम ऐसे नहीं निकाल सकते। चारों डिजीज हमें ऑटो इम्यून दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो हो गया वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। हमें स्किन को जो इफेक्ट करता हो वो डिजीज चाहिए। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है ये बोन्स को इफेक्ट करता है, बोन्स एंड जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल ऑर्गन्स को, मतलब इसका कोई फिक्स स्पेसिफिक ऑर्गन डिसाइड नहीं है कि ये इसी ऑर्गन पे होगा, ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अब उसमें होता क्या है कि स्किन भी इंक्लूड है, ये स्किन में भी हो जाता है कभी कभी। तो जब स्किन में होता है तो इसके सिम्टम क्या होते हैं हमें वो देखना पड़ेगा। जो स्किन में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं वो रैसेस आते हैं, रेडनेस आती है और इचिंग होती है। तो रेडनेस, इचिंग और रैसेस ये तो होता है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक सिम्टम बता रखा है क्वेश्चन में, वो है सिल्वरी स्केल्स। वो इसके सिम्टम नहीं है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। कह रहा है सोरियासिस। जो सोरियासिस होता है ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है सिल्वरी स्केल्स। ये स्किन में होता है, स्पेसिफिक डिजीज है स्किन की, ऑटो इम्यून होता है, और इसमें सिल्वरी स्केल्स और स्केली पैचेस बनते हैं, मतलब लाइनिंग वाले पैचेस, जैसे कि पपड़ी बन जाती है, उभरी हुई पैचेस बनते हैं, और सिल्वर स्केल्स बनते हैं, मतलब सिल्वर कलर की, चांदी कलर की स्किन में लाइनिंग दिखती। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है यूपी सीनेट एग्जाम के लिए 2025 के लिए, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज रखी है। 99 रुपीज में
आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे और 10 टेस्ट में मिला के आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। 99 रुपीज़ में 2000 क्वेश्चन और टेस्ट के तरीके से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, कहीं पर आपको 99 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूपीएससी नेट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो टेस्ट को जरूर परचेज कीजिए। ये टेस्ट अगर आप 10 टेस्ट एक दो बार रिपीट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके यूपी सीनेट के स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, 150 160 वक्त तो ऐसे ही हो जाएंगे सिर्फ टेस्ट के प्रैक्टिस अच्छे से करने से। आपको इन टेस्ट के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगी, तो इसे कोई भी खरीद सकता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी खरीद सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी खरीद सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, मतलब हर संडे को टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यूपी सीनेट सिलेबस पे बेस्ड होगा पूरी तरीके से, उसका पैटर्न एकदम यूपी सीनेट से मैच करेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा बहुत ही हाई लेवल का हो या बहुत लो लेवल का हो, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं। हमने उस टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करके 2-3 साल के 4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यूपी सीनेट जब से हो रहा है तब से, उनको भी उसमें रखा हुआ है। तो अगर आप यूपी सीनेट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कीजिए। और परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, वहां से आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। 99 रुपीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, तो 99 रुपीज आप खर्चा कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय अ पैरासाइट। हमें एसटीडी बतानी है, लेकिन उसमें भी उसने कंडीशन रख रखा है कि किस तरीके की एसटीडी बतानी। उसने कहा है ऐसी एसटीडी बतानी है जिसका कॉजिंग एजेंट जो है पैरासाइट, यानी कि बैक्टीरियल या वायरल डिजीज नहीं बतानी, हमें पैरासाइट वाली डिजीज बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जब आएंगे आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है और कौन सी पैरासाइट से होती है। अगर नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी दिमाग लगाने से वहां काम नहीं बनने वाला है। तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया फिर से बता रहा हूँ, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 6 आ जाते हैं, 4 से 5, 5 से 6 हर बार आते हैं, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो पूरा का पूरा बायो से रिलेटेड होता है। तो इसलिए जो डिजीज पढ़ा रहे हैं उसको आप याद करिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा जरूर, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके 30-35 नंबर से नीचे हो सकते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। दूसरा कह रहा है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया भी बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। सिफिलिस जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज होता है। ट्राइकोमोनियासिस, जो ट्राइकोमोनियासिस दिया हुआ है ये पैरासाइट से होता है, पैरासाइट से होता है। अब आपको ये सारी चीजें याद होंगी तभी आप लगा पाएंगे, क्योंकि कौन सी बैक्टीरिया से होती है कौन सी पैरासाइट से, ये सोचकर नहीं बताया जा सकता या समझकर नहीं बताया जा सकता। ट्राइकोमोनियासिस जिस पैरासाइट से होता है उसका नाम होता है ट्राइकोमोनस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये उस पैरासाइट का नाम है। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन से पैरासाइट से होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। पैरासाइट और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। पैरासाइट्स को लाइव रहने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है, बिना होस्ट के वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। जबकि बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, भले ही उनका प्रोसेस अलग हो, फोटोसिंथेसिस ना हो, लेकिन वो फूड बना लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आया वो डी आया। ये भी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको इस पे भी याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा विच बायोमोलिक्यूल इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है कि इसमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, हमें एनर्जी देता है। लिपिड्स भी एक तरीके से एनर्जी देती है, फैट स्टोरेज करती है। न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला न्यूक्लिक एसिड ही हो सकता है। प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग में वर्क करता है, बॉडी बिल्डिंग में वर्क करता है और जरूरत पड़ने पर हमें एनर्जी भी दे सकता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स ये कोई चीज सिंथेसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो किसी से सिंथेसाइज होते हैं, किसी चीज से मिलते हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए में होता है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है। मतलब जैसे बॉडी टेम्परेचर हमें 37 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे हमारी बॉडी उसे मेंटेन रखती है। गर्मी में टेम्परेचर 40-50 तक जाता है, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 ही आता है। ठंडी में टेम्परेचर कहीं कहीं जीरो माइनस में भी चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी टेम्परेचर जो आता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो आंसर हम देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ रखा है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये फूड बनाने का प्रोसेस है, प्लांट्स में फूड बनाने का प्रोसेस है। डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ऑस्मोसिस भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करती है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस जो होता है ये बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग रखती है। मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि इंजाइम को 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए काम करने के लिए, तो उसे बॉडी में मेंटेन करती है। तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है मेंटेनेंस के, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस प्रोसेस से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ डू कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है किसी पॉपुलेशन की हेल्थ सुधारने में कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का क्या रोल है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। पहला कह रहा है बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर। कह रहा है कि हम स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे तो इससे पॉपुलेशन की हेल्थ सुधार होगी। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है तो हर एक पर्सन की डिजीज स्पेसिफिक होगी। किसी को कैंसर होगा, किसी को डायरिया होगा, किसी को मलेरिया होगा, किसी को टाइफाइड होगा। तो आप पूरे पॉपुलेशन को स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बाय कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज, रिसर्च स्टडीज कंडक्ट करके। ये ऑप्शन सही हो सकता है। रिसर्च स्टडीज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे और उनके रहने के कंडीशन में या उनकी मेडिकेशन में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं इस तरीके की मेडिसिन इस पॉपुलेशन में चाहिए। लेकिन अभी हम दो ऑप्शन और देखेंगे, उसके बाद हम आंसर डिसाइड करेंगे कि हमारा सही आंसर, सटीक आंसर कौन सा होगा। बाय ऑफरिंग प्रिवेंटिव सर्विसेज, बाय ऑफरिंग प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। कह रहा है कि हेल्थ एजुकेशन देके और प्रिवेंटिव सर्विसेज मतलब सुरक्षात्मक सर्विसेज देके, मतलब जैसे कोई डिजीज हो उससे पहले ही हम उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा ज्यादा सटीक है दूसरे वाले से। दूसरा वाला रिसर्च स्टडीज है जिसमें साइंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं कम्युनिटी हेल्थ के लिए, उनसे कैसे हम पॉपुलेशन की हेल्थ में सुधार करते हैं वो पूछ रहा है। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन सी है। वो कह रहा है कि हम प्रिवेंटिव सर्विसेज देंगे, मतलब किसी डिजीज से होने से पहले ही उसे प्रिवेंट करेंगे। और दूसरा कह रहा है हेल्थ एजुकेशन देंगे, मतलब किसी डिजीज के बारे में लोगों को बताएंगे कि उससे कैसे बचना है, वो क्या होता है, अगर होता है तो क्या करना है। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन। लास्ट कह रहा है बाय एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीनेशन। ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। रीजन ये है
कि जो ये प्रिवेंटिव सर्विसेज है इसी के अंदर ही वैक्सीनेशन आता है। मतलब जैसे कि आपको आज आप देखते होंगे छोटे बच्चों में शुरू से लेके ही 5 साल तक वैक्सीनेशन होता है, वो एक प्रिवेंटिव सर्विस है, वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस ही है। लेकिन सटीक आंसर ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर ही आता है। तो हमें दो चीज यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिवेंटिव सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन। तो हमें दोनों दिया हुआ है, दोनों बेटर फिट होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। सिर्फ वैक्सीनेशन देके आप पॉपुलेशन की हेल्थ में सुधार नहीं ला सकते। आप वैक्सीनेशन देते रहिए, अगर उनको डिजीज के बारे में पता ही नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है कि मलेरिया अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो आप चाहे जितना वैक्सीनेशन करा लीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब यहाँ पर आपका दिमाग चल जाएगा और सही आंसर आप लगा के आएंगे, लेकिन एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे और ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन को चूज करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बायोमोलिक्यूल सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनर्जी के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल यूज होता है प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कह रहा है, मतलब मुख्य रूप से उसका खुद उसका पूरा का पूरा काम फोकस एनर्जी देने में ही होना चाहिए, ऐसा बायोमोलिक्यूल हमें बताना है। तो अभी अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होता है। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन होगा वो अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट होकर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा कह रहा है प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में काम करता है। लिपिड्स की बात करें तो ये भी एनर्जी देने के लिए होता है, लेकिन कब होता है उसकी कंडीशन मैंने पहले भी बताया था, फिर से भी मैं बता दे रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही हट जाएगा। इन तीन में से हमें पता करना है, क्योंकि ये तीनों जो दिए हैं एनर्जी भी देते हैं और अपना काम भी करते हैं। हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स जब भी कहेगा आपसे तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी काम होता है, मतलब उसका जो मेन काम होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग, वो एनर्जी देने के लिए नहीं होती। अगर प्रोटीन एनर्जी देने लगी मतलब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, आप पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो उसके उससे क्या होगा, आपकी मसल्स वीक होने लगेंगी। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है प्रोटीन मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो अगर प्रोटीन अपना काम छोड़ के एनर्जी देने लगेगा तो उससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी बॉडी थिन होने लगेगी, मसल्स पतले होने लगेंगे। अब लिपिड्स की बात कर लेते हैं, ये आंसर क्यों नहीं होगा। लिपिड्स जो होता है ये बहुत ही रेयर कंडीशन में वर्क करता है, जब स्टारवेशन की कंडीशन आती है। जैसे कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक लिपिड्स या फैट्स ये एनर्जी आपको नहीं देंगे, बॉडी में स्टोर रहते हैं। इसीलिए फैट का स्टोरेज जल्दी हो जाता है, कितने लोगों की पेट बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग मोटे होने लगते हैं। बॉडी उसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर करके रखती है कि अगर बाई चांस आप मान लीजिए 3 दिन तक खाना ना खाएं तो फिर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटीन भी अगर अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लगा तो उसकी भी कमी आने लगेगी। तो लिपिड्स उसके सपोर्ट के लिए है कि आपको एनर्जी मिलती रहे। कोई 3 दिन अगर खाना ना खाए तो उसकी जान नहीं जाती। इसका रीजन यही है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अपने अपने तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, क्योंकि हमसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच आर्थ्रोपोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग लाइम डिजीज टू ह्यूमंस। लाइम डिजीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा आर्थ्रोपोड रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइम डिजीज क्या होती है। लाइम डिजीज एक इंसेक्ट के काटने से होता है, जिसको टिक कहते हैं। इंग्लिश में टिक कहते हैं, हिंदी में हर जगह उसका नाम अलग अलग है। हिंदी में उसका नाम हर जगह अलग अलग होता है, तो इसलिए मुझे कंफर्म हिंदी का नाम उसका नहीं पता है। वो आप देखे होंगे कई जगह कुत्तों में चिपके हुए पाए जाते हैं, थोड़े बड़े वाले, छोटे वाले नहीं होते, जो बड़े वाले होते हैं कुत्तों में चिपके हुए पाए जाते हैं, या भैंस बफेलो काउज में चिपके हुए होते हैं। तो उनके काटने से लाइम डिजीज होती है। लाइम डिजीज का सिम्टम जो होता है वो होता है स्किन में रैसेस आ जाते हैं, बोन्स और जॉइंट्स में पेन होने लगता है, बिना किसी प्रीवियस इंजरी के, मतलब चोट नहीं लगी होती है फिर भी पेन होता है। लेते हैं, तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसमें पूछा है कि कौन सा आर्थ्रोपोड रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन सा इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है लाइम डिजीज के लिए। अभी अभी मैंने बता ही दिया आंसर आपको। पहला कह रहा मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो नहीं है। बेडबग, बेडबग खटमल और फ्ली, पिस्सू। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। आपको याद रखना है कि लाइम डिजीज टिक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व एक्सपोजिंग आइटम्स टू हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ डिफाइंड पीरियड। कह रहा है उस प्रोसेस का नाम बताइए जो स्टेरलाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। उसमें कोई भी चीज हाई प्रेशर में स्टीम में रखी जाती है एक फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये आपको जब आप पीएससी नर्सिंग करेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा स्टेरिलाइजेशन में कि स्टेरिलाइजेशन कैसे कैसे की जा सकती है, कितने उसके तरीके होते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ऑटोक्लेविंग, दूसरा केमिकल स्टेरिलाइजेशन, तीसरा कह रहा है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन और चौथा कह रहा है इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन। तो ऑटोक्लेविंग जो होता है ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। इसमें हाई प्रेशर स्टीम दी जाती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ऑटोक्लेविंग वर्ड हॉस्पिटल्स के सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है जो किसी भी चीज को स्टेरिलाइज करने के लिए हॉस्पिटल में यूज की जाती है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम सैनिटाइजर एक तरीके से यूज करते हैं, वो भी एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में हम रेडिएशन का यूज करते हैं और इथाइलिन ऑक्साइड एक गैस होती है, हम इसका भी यूज करते हैं किसी चीज को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। जैसे रूम वगैरह को जब स्टेरिलाइज करना होता है तो इसका यूज हम करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर्थ्रोपोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया टू ह्यूमंस। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा लिखा हो हमसे नहीं मतलब है। उसने पूछा है कि मलेरिया हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हमसे उसका कॉजिंग एजेंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बताइए। तो मलेरिया का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट सभी को पता है, एक जनरल डिजीज है जो हमारे यहाँ इंडिया में पाई जाती है, मॉस्क्यूटो, मच्छर के काटने से होती है। इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम एसटीडीज प्रोग्राम चलाते हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाते हैं, उनका प्राइमरी गोल क्या होता है। मतलब जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम कह रहे हैं कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो उसका मेन गोल क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्योर ऑल केसेस ऑफ एसटीडीज, मतलब जितने भी केसेस हैं उनको हम सभी को इलाज कर दें। दूसरा कह रहा है प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को ट्रीटमेंट देना। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज एंड रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन, हम सभी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हैं, पहली चीज तो यही है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट देंगे। ये गोल प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम का नहीं होता है, ये गोल होता है जो इलाज के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनका होता है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, हमें प्रिवेंशन वाला गोल चाहिए। तो सी ऑप्शन कह रहा है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज, मतलब एसटीडीज को फैलने से रोकना पहला गोल, उसका प्राइमरी गोल होना चाहिए। दूसरा रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक, उसका पब्लिक पर इम्पैक्ट कम से कम पड़े, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इम्पैक्ट पब्लिक पर कम से कम पड़े, वो हमारा गोल होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। कोई भी प्रिवेंशन प्रोग्राम जो होता है वो पब्लिक को बचाने के लिए होता है, पहली चीज ये है, और किसी डिजीज को फैलने से रोकने के लिए होता है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। पहला कह रहा है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या नहीं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं इनके अंदर हार्मोन्स स्टोर होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं।
तो ये हार्मोन्स की हो गई, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, कहा है नॉट ए हार्मोनल। दूसरा है कंडोम्स, इसमें हम हार्मोन्स का यूज नहीं करते हैं, ये फिजिकल मेथड है, इसमें हम हार्मोन्स का यूज नहीं करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बर्थ कंट्रोल पैच। बर्थ कंट्रोल पैचेज आते हैं, उनमें भी हार्मोन होता है, वो जब हम यूज करते हैं तो उनमें से हार्मोन रिलीज होता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन, डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन है तो इसमें हार्मोन जरूर होगा, क्योंकि इंजेक्शन और क्या ही काम कर सकता है बिना हार्मोन के, वो किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगा। तो हमारा ऑप्शन मिल चुका है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन हार्मोन यूज कर रहा है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पैचेज और डेपो प्रोवेरा इंजेक्शन, ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आपको याद रखना है। विच सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व द सर्जिकल कटिंग एंड सीलिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल्स ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब पूछ रहा है कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो हम सर्जरी करते हैं उसमें फैलोपियन ट्यूब सर्जरी को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है। पहला कह रहा है ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा कह रहा है वैसेक्टॉमी और तीसरा कह रहा है हिस्टेरेक्टॉमी, चौथा कह रहा है ओफोरेक्टॉमी। तो सबसे पहली चीज, अगर कहीं पर लास्ट में टॉमी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कहीं पर सर्जिकल कटिंग हो रही है या किसी चीज का रिमूवल कर रहे हैं, हम किसी चीज को, किसी ऑर्गन को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो जो ट्यूबेक्टॉमी होता है यही फैलोपियन ट्यूब के लिए होता है, फैलोपियन ट्यूब के लिए होता है। आप इससे भी याद रख सकते हैं, ट्यूब ट्यूब जहां पे आता है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए होता है, और वैसेक्टॉमी में वैस आता है, यानी कि वैस डिफरेंस से आप याद रख सकते हैं कि ये मेल्स में होता है। ये मेल्स में होता है। हिस्टेरेक्टॉमी जो होता है ये यूटेरस के रिमूवल को कहते हैं, यूटेरस रिमूवल होता है। और ऊफोरेक्टॉमी जो होता है वो ओवरी के रिमूवल को कहते हैं, ओवरी रिमूवल। तो सारे के सारे रिमूवल से ही रिलेटेड हैं। ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करता है, वैसेक्टॉमी जो होता है स्पर्म डक्ट को रिमूव करता है, हिस्टेरेक्टॉमी जो होता है यूटेरस रिमूवल करता है, ऊफोरेक्टॉमी जो होता है ओवरी को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि हमसे पूछा था फैलोपियन ट्यूब के रिमूवल को और फीमेल्स में परमानेंट कंट्रासेप्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो हम ट्यूबेक्टॉमी यूज करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसे जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सर्जिकल प्रोसीजर, व्हाट इज द सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। कह रहा है कि अगर हम किसी ऑर्गन के पोर्शन या टिश्यूज को रिमूव करते हैं, उस सर्जिकल प्रोसीजर को क्या कहते हैं हॉस्पिटल सिस्टम में या फिर बायोलॉजी। तो कह रहा है रिसेक्शन, एक्सिजन, इंसिजन और बायोप्सी। रिसेक्शन जो होता है ये पार्शियल रिमूवल होता है किसी चीज का, पार्शियल रिमूवल होता है। एक्सिजन जो होता है ये कंप्लीट रिमूवल होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ टिश्यूज। इंसिजन जो होता है ये सर्जिकल कट लगाया जाता है, ये कोई रिमूवल नहीं होता। जैसे कि ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इंसिजन लगाया जाता है, कट किया जाता है ताकि ऑर्गन हमें दिखाई दे जिसका हमें सर्जरी करना है। ये नॉट अ रिमूवल, ये रिमूवल है ही नहीं है, ये सिर्फ कट को लगाया जाता है इससे। बायोप्सी, बायोप्सी जो होता है एक छोटा सा सैंपल निकालने के लिए होता है कहीं से, या मतलब जैसे कि छोटा सा टिश्यू निकालते हैं हम टेस्टिंग के लिए, हम कह सकते हैं कि सैंपल टिश्यू को निकालने के लिए होता है, सैंपल टिश्यू रिमूवल। सैंपल टिश्यू रिमूवल को हम बायोप्सी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा।
ये इसलिए होगा क्योंकि पार्शियल रिमूवल की बात कह रहा था क्वेश्चन में, पोर्शन ऑफ एन ऑर्गन या टिश्यू को रिमूव करने की बात कर रहा था। बायोप्सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बायोप्सी का एक ही पर्पज होता है, कहीं पर अगर किसी सैंपल को टेस्ट करना है, टिश्यू को टेस्ट करना है कि कहीं वो कैंसेरियस तो नहीं बन रही है, कैंसरस टिश्यू तो नहीं बन रही है, इसलिए हम बायोप्सी को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन इन मैमल्स। मैमल्स में स्किन का प्राइमरी फंक्शन बताना है हमें। तो टेम्परेचर रेगुलेशन पहला कह रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरा कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन से प्रोटेक्शन देना। सेंसरी परसेप्शन, मतलब किसी चीज को जैसे हम छूते हैं तो पता चलता है, हमें सेंस करने के लिए। तो इसमें से प्राइमरी फंक्शन हमें बताना है। तो स्किन हमारी बॉडी की सबसे बाहरी ऑर्गन है, पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम कई है, प्राइमरी देने से कोई एक काम फिक्स नहीं हो जाता है, ये प्राइमरीली ही कई काम करता है। जैसे कि पैथोजेंस को हमारी बॉडी को या इंटरनल ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। दूसरा, सेंसरी भी इसका प्राइमरी फंक्शन है, अगर स्किन नहीं रहेगी तो आपको सेंस फील नहीं होगा। तीसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, इसका ये भी प्राइमरी फंक्शन है। मतलब तीनों के तीनों ही हम कह सकते हैं कि स्किन के प्राइमरी फंक्शन है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, चारों होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय द हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। सीधा सीधा नाम दिया हुआ है कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से कौन सी डिजीज होती है, हमें उसे बताना है। तो पहला दिया हुआ है गोनोरिया, क्लैमाइडिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज। तो देखिए यहाँ पर नाम ही दे रखा है जेनाइटल हर्पीज, तो जेनाइटल हर्पीज उसी वायरस के नाम से पड़ा था, जेनाइटल हर्पीज। हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिएगा। अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको स्कोर करना है तो यही एक तरीका है, डिजीज को याद करना पड़ेगा आपको। आज मैंने कई डिजीज इस यहाँ पर कराया, मतलब कई क्वेश्चन में डिजीज के नाम आए थे, तो उनको जरूर याद रखना है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो सबसे नहीं हो पाते हैं, वो उन्हीं से होते हैं जो पहले से प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। मैंने फिजिक्स और इंग्लिश के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज हमारा अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है।